नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच फारूक अब्दुल्ला ने बुलाई विपक्ष की बैठक। गुपकार गठबंधन सहित दूसरी विपक्षी पार्टियों ने लिया बैठक में हिस्सा। बीजेपी को घेरने की रणनीति पर हुई चर्चा। सार्वजनिक नहीं की जाएगी कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की मतदाता सूची। मधुसूदन मिस्त्री का दावा। चुनाव पर सवाल उठाने वाले सांसदों को पत्र लिखकर देंगे जवाब। 19 सितंबर को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस निकाल रही है भारत जोड़ो यात्रा। पुणे के रूपी सहकारी बैंक लिमिटेड की सेवाएं 22 सितंबर से पूरी तरह हो जाएंगी बंद। आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस किया रद्द। बैंक के ग्राहकों को 5 लाख रुपए तक का मिलेगा क्लेम। तो ये थी सुर्खियां। तो सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, जो जुड़ी है विपक्षी एकता को दर्शाते हुए एक पोस्टर से। ये वो पोस्टर है जिसने संकेत दे दिए कि बीजेपी से 2024 में दिल्ली दूर होने वाली है। नीतीश की मेहनत सफल हो रही है और ये पोस्टर लगाया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो ऐसा क्या है इस पोस्टर में जिसने बीजेपी की बढ़ाई टेंशन? इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। साथ ही बात करेंगे गुजरात में मुश्किल में फंसती बीजेपी की और आगामी चुनावों के लिए कांग्रेस के दांव की। इसके अलावा जानेंगे कैसा रहा भारत जोड़ो यात्रा का चौथा दिन और झारखंड में मचे सियासी घमासान के बीच अब कैसे फिर बढ़ गई सरकार की मुश्किलें। साथ ही बात करेंगे महाराष्ट्र में शिंदे को लगे जोरदार झटके की भी। इन बड़ी खबरों के अलावा और भी तमाम खबरों की होगी चर्चा। तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। तो दोस्तों, बिहार की सत्ता से तो बीजेपी पहले ही बाहर हो चुकी है और इसके साथ ही उसे केंद्र की सत्ता से भी बाहर करने की तैयारी तेज हो गई है। और नीतीश की तरफ से शुरू किए गए इस मोर्चे को अब विपक्ष का खुला समर्थन मिल गया है और इस बात के संकेत मिले उस पोस्टर से जो सपा दफ्तर की दीवार पर सपा नेता आईपी सिंह ने लगवाया है। तो ऐसा क्या है उस पोस्टर में और क्या है उसके सियासी मायने, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर आज सुबह लगा एक पोस्टर चर्चा में आ गया है। पोस्टर में नीतीश कुमार और अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ लिखा है यूपी प्लस बिहार इज इक्वल्स टू गई मोदी सरकार। सपा दफ्तर की दीवार पर लगे इस पोस्टर को सपा नेता आईपी सिंह ने लगवाया है। आईपी सिंह ने दावा किया कि देश में विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये मोर्चा मोदी सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकेगा। दरअसल नीतीश कुमार ने जब से एनडीए छोड़कर महागठबंधन का दामन थामा है, तब से पोस्टरों को लेकर विवाद बीजेपी की घेराबंदी कर रहा है। सबसे पहले जेडीयू ने ही बिहार में पोस्टर लगाए थे, जिस पर केंद्र की मोदी सरकार से बेहतर बिहार की नीतीश सरकार को बताया गया था। पोस्टर पर लिखा गया था कि आश्वासन नहीं सुशासन, प्रदेश में देखा देश में दिखेगा और जुमला नहीं हकीकत। इन पोस्टरों से जेडीयू ने नीतीश कुमार की पीएम उम्मीदवारी का संकेत भी दे दिया था। नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार में बीजेपी को सत्ता से बाहर कर महागठबंधन की सरकार बनवाई है, उससे इस बात का संदेश भी गया है कि वो बीजेपी को केंद्र की सत्ता से भी बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। ऐसे में लखनऊ में लगे पोस्टर के जरिए भी सपा ने ये संदेश दे दिया है कि मोदी सरकार को 2024 के लोकसभा चुनाव में रोकने के लिए सपा ने इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले खेमे में शामिल होने का फैसला कर लिया। अखिलेश यादव भी कई बार कह चुके हैं कि बीजेपी के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम में वो नीतीश कुमार के साथ हैं। नीतीश कुमार और अखिलेश के करीब आने के संकेत 6 सितंबर को ही मिलने लगे थे, जब नीतीश कुमार गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती सपा के संयोजक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे। यहां उनकी मुलाकात अखिलेश यादव से भी हुई थी और अब अखिलेश और नीतीश के साथ आने से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। यूपी और बिहार की 120 सीटों में से एनडीए को 103 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें बीजेपी को अकेले 79 सीटें मिली थी। लेकिन अब नीतीश के पाला बदलने और सपा के मजबूत होने के बाद स्थिति में बड़ा बदलाव दिखने के संकेत मिल रहे हैं। इस पोस्टर ने साफ कर दिया कि अब अखिलेश यादव खुलकर नीतीश के साथ आ गए हैं, यानी विपक्षी एकता में जुटे नीतीश के सफर की शानदार शुरुआत हो गई है। जाहिर है ये बीजेपी के लिए टेंशन की बात है, क्योंकि इससे 2024 आम चुनाव में बीजेपी के लिए जीत की राह मुश्किल हो जाएगी। हालांकि इसमें वक्त है, लेकिन गुजरात चुनाव में वक्त नहीं बचा है और वहां भी बीजेपी मुश्किल में फंस गई है, क्योंकि कांग्रेस के दांव ने बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया है। क्या है कांग्रेस का दांव, देखेंगे इस रिपोर्ट में। गुजरात में इस बार ढह जाएगा बीजेपी का किला। इस बार कांग्रेस ने बीजेपी से सत्ता छीनने की कर ली है पूरी तैयारी।
कांग्रेस इन दिनों जिस तरह से बीजेपी पर हमलावर दिखाई दे रही है, उससे साफ है कि पार्टी अब कोई चूक करने की तैयारी में नहीं है। 5 साल पहले कांग्रेस सत्ता के करीब पहुंचकर भी सत्ता से दूर रह गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी की मजबूत घेराबंदी कर ली गई है। आज गुजरात कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी नौकरियों में चल रही ठेके पर भर्ती जैसे तमाम मुद्दों को लेकर प्रदेश बंद का ऐलान किया था और कांग्रेस के इस बंद को जबरदस्त समर्थन मिला। राज्य के अधिकांश हिस्सों में व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानों को बंद रखा और बंद को समर्थन दिया। कुछ स्थानों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दुकानें भी बंद करानी पड़ी। इस बंद का असर स्कूल कॉलेजों पर भी दिखाई दिए और अधिकांश शिक्षक संस्थान बंद रहे। सड़क पर भी इक्का दुक्का वाहन ही दिखाई दिए। राज्य प्रशासन ने इस बंद को विफल करने में पूरी ताकत लगा दी थी। शुक्रवार की शाम से ही कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की धरपकड़ शुरू हो गई थी। कांग्रेस नेताओं को उनके घरों में ही नजरबंद कर दिया गया था या फिर उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने दावा किया कि बंद पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा है। उन्होंने कहा कि हमने प्रशासन को पहले ही आश्वस्त कर दिया था कि बंद में जो लोग शामिल होना चाहें वो स्वेच्छा से शामिल हों। किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जाएगी और न ही कांग्रेस कार्यकर्ता किसी भी दुकान को जबरन बंद कराएगा। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के गुजरात में 27 साल के शासन में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार आसमान छू रहा है। लोग पीड़ित हैं। राहत देने के बजाय बीजेपी सरकार ने दूध, दही और पनीर जैसे खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाया है। बंद सुबह 8 बजे से 12 बजे तक के लिए रखा गया था। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि ये पूरी तरह से सफल रहा है। इस बंद की सफलता ने संकेत दे दिया है कि अगले कुछ दिनों में ही प्रदेश की सत्ता में बड़ा बदलाव आने वाला है। महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे को उठाकर कांग्रेस राज्य की सत्ता तक पहुंचना चाहती है, लेकिन ये सिर्फ गुजरात की ही समस्या नहीं, इस वक्त ये पूरे देश की समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी है, जिसका आज चौथा दिन था। और यात्रा के चौथे दिन जहां कांग्रेस पहले से ज्यादा मजबूत नजर आई, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के बीच बयानबाजी का दौर भी देखने को मिला। ये जनसैलाब उस ताकत का गवाह है जो ये बताती है कि मिशन 2024 को लेकर कांग्रेस की जड़ें किस कदर मजबूत हो रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस कैसे दिल्ली की सत्ता के सफर को तय करने के लिए आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है, कांग्रेस का जोश भी हाई हो रहा है। आज यात्रा के चौथे दिन की शुरुआत राहुल गांधी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी के मुलागुमुदु से की। इस दौरान कांग्रेस नेता के साथ लोगों का हुजूम दिखाई दिया। इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में 42% युवा बेरोजगार हैं। युवाओं का भविष्य असुरक्षित होने पर क्या भारत का भविष्य सुरक्षित हो सकता है? ये यात्रा उन बेरोजगार युवाओं के लिए है। हम उनकी नौकरी के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बीजेपी की हेट फैक्ट्री एक घटिया ट्वीट वायरल करने का प्रयास कर रही है। ऑडियो में जो कुछ भी रिकॉर्ड किया गया है उससे इसका कोई संबंध नहीं है। बीजेपी का विशिष्ट तुच्छ तरीका है। भारत जोड़ो यात्रा की सफल शुरुआत और लोगों द्वारा मिल रहे समर्थन को देखकर ये हताश हो गए हैं। कांग्रेस सांसद का ये बयान बीजेपी के उन आरोपों पर आया है जिसमें यात्रा के तीसरे दिन कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी को बीजेपी ने उनकी एक टी शर्ट की वजह से घेर लिया था। बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी की एक फोटो शेयर की गई है। इसमें वो सफेद रंग की टी शर्ट पहने दिखते हैं। बीजेपी ने दावा किया है कि ये टी शर्ट बर्बेरी कंपनी की है और इसकी कीमत 41,257 रुपए है। वहीं इस आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा था, अरे घबरा गए क्या? भारत जोड़ो यात्रा में उमड़े जनसैलाब को देखकर मुद्दे की बात करो, बेरोजगारी और महंगाई पर बोलो। बाकी कपड़ों पर चर्चा की बात करनी है तो मोदी जी के 10 लाख के सूट और 1.5 लाख के चश्मे तक बात जाएगी। बताओ, करनी है? अब बीजेपी लगातार कांग्रेस की इस यात्रा को लेकर घेर रही है, लेकिन विपक्षी पार्टी भी जमकर पलटवार कर रही है, जिससे साफ है कि कांग्रेस अब आक्रामकता के साथ मिशन 2024 के रण की तैयारी में है। अब कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी हताश हो गई है, इसलिए ऐसी उलझुल बयान दे रही है और राहुल गांधी की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। ठीक उसी तरह जैसे झारखंड में जब टूट करने में सफलता नहीं मिली तो झारखंड सरकार की छवि खराब करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई और हेमंत के बाद अब उनके भाई की विधायकी खतरे में पहुंच गई। क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। झारखंड में खनन का मामला सत्ताधारी जेएमएम के गले की फांस बनता दिख रहा है। पहले सीएम हेमंत सोरेन इस मामले में फंसते दिखे और अब उनके भाई बसंत सोरेन भी फंसते दिख रहे हैं। चुनाव आयोग ने खनन लीज मामले में राज्य के सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर 25 अगस्त को अपनी राय झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को दे दी थी। मामले को 17 दिन हो चुके हैं, लेकिन राज्यपाल ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। इस बीच अब हेमंत सोरेन के भाई और दुमका से विधायक बसंत सोरेन की सदस्यता से जुड़े मुद्दे पर भी
चुनाव आयोग ने अपनी राय राज्यपाल को भेज दी है। बसंत सोरेन का मामला भी खनन लीज से ही जुड़ा हुआ है। बीजेपी ने गवर्नर रमेश बैस से शिकायत की थी। राज्यपाल ने इस पर चुनाव आयोग से राय मांगी थी। 29 अगस्त को आयोग ने इस मामले में अंतिम सुनवाई हुई थी। इस दौरान बसंत सोरेन की ओर से दावा किया गया है कि उनका मामला राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए विधानसभा की सदस्यता रद्द करने संबंधी मामले में सुनवाई सही नहीं है। उनके खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कोई मामला भी नहीं बनता है। दूसरी ओर बीजेपी का आरोप है कि बसंत सोरेन ने चुनाव के समय दिए गए शपथ पत्र में खनिज लीज लेने से जुड़े तथ्य छिपाए थे। बसंत सोरेन चंद्र स्टोन वर्कर्स में पार्टनर हैं, साथ ही ग्रैंड माइनिंग कंपनी में भी साझेदार हैं। झूठा शपथ पत्र देने के आरोप में उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब फैसला राज्यपाल को लेना है, जो कभी भी आ सकता है। दावा किया जा रहा है कि दोनों भाइयों की सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो हेमंत सोरेन को सीएम पद से इस्तीफा देना होगा, लेकिन जेएमएम की सत्ता बनी रहेगी, क्योंकि विधानसभा में इस समय सोरेन सरकार को 48 विधायकों का समर्थन हासिल है, जबकि विपक्ष में सिर्फ 29 विधायक हैं। ऐसे में अगर 2 विधायक कम भी हो जाते हैं तो भी विधायकों की संख्या 46 बची रहेगी, जो बहुमत के आंकड़े से बहुत ज्यादा है। अब सभी की निगाहें राजभवन पर हैं कि कब राज्यपाल अपना फैसला सुनाते हैं। बीजेपी लाख कोशिशें कर ले, लेकिन आंकड़े झारखंड सरकार के पक्ष में हैं और उसे सत्ता से निकालना मुश्किल है। लेकिन बीजेपी शांत बैठने वालों में से नहीं है, जैसे महाराष्ट्र में नहीं बैठ रही और सत्ता हासिल करने के बाद भी उद्धव ठाकरे को कमजोर करने में लगी हुई है। लेकिन शिंदे के सहारे उद्धव को झटका देने में लगी बीजेपी को ही इस बार झटका लग गया है। आखिर कैसे, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाकर राज्य में सरकार बना चुके हैं और उद्धव ठाकरे को सत्ता से बाहर कर चुके हैं। शिंदे ने ये सब पूर्व सीएम ठाकरे की पीठ में छुरा घोंपकर किया, लेकिन शिवसेना में इतनी बड़ी टूट करने के बाद भी शिंदे शांत नहीं बैठे हैं और लगातार उद्धव की शिवसेना को कमजोर करने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन इस बार उनकी ये कोशिश नाकाम हो गई है और शिंदे को करारा झटका लगा है। दरअसल शिंदे ने मुंबई के उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र से सांसद गजानन कीर्तिकार को भी शिंदे गुट में शामिल करने की पूरी तैयारी कर ली थी और लगातार उनसे नजदीकियां बढ़ा रहे थे। इतना ही नहीं, हाल ही में मुख्यमंत्री शिंदे कीर्तिकार के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे। दावा तो यहां तक किया जा रहा था कि कीर्तिकार शिंदे गुट में शामिल होने का मन बना चुके थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि शिंदे की मेहनत पर पानी फिर गया और बाजी पलट गई और उद्धव को झटका देने की कोशिश में लगे शिंदे को ही झटका लग गया। और ये सब हुआ गजानन के बेटे अमोल कीर्तिकार की एंट्री से। दरअसल उन्होंने अपने पिता को समझाया और उद्धव का साथ ना छोड़ने के लिए राजी किया, जिसके बाद गजानन ने अपना फैसला बदल दिया। अमोल ने कहा, शिवसेना और पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे मुश्किल में हैं। ऐसे में अगर हम उद्धव साहब को छोड़ दें तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेंगे। दुनिया में मेरे जैसा कोई मतलबी इंसान नहीं होगा। जिसके बाद कीर्तिकार ने शिंदे गुट में शामिल होने का फैसला बदल दिया। आपको बता दें कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने हाल ही में कीर्तिकार को शिवसेना का उपनेता नियुक्त किया है। साथ ही ये भी संकेत दिया कि वो उनके बेटे को मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़वाने के लिए तैयार हैं। अब उद्धव की इस पेशकश को शिंदे के नहले पर दहले के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि शिंदे समूह ने गजानन कीर्तिकार को केंद्र में मंत्री पद और उनके बेटे को विधान परिषद में मौका देने की पेशकश की थी, लेकिन उद्धव के अमोल को उपनेता बनाए जाने के बाद अमोल ने उद्धव का साथ नहीं छोड़ने का फैसला किया और अपने पिता को भी समझा लिया और गजानन ने उद्धव गुट का साथ नहीं छोड़ने का फैसला लेते हुए शिंदे को करारा झटका दे दिया। गजानन कीर्तिकर ने उद्धव का साथ छोड़ने का अपना फैसला बदल दिया, जो शिंदे के लिए करारा झटका है। ऐसा ही एक झटका बीजेपी को लग सकता है, वो भी मध्य प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस अब उमा भारती पर डोरे डाल रही है और बीजेपी आला कमान से उनकी नाराजगी का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। आखिर क्या है कांग्रेस की रणनीति और क्यों बीजेपी आला कमान से नाराज हुई उमा भारती, देखेंगे रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अगले साल यानी 2023 में चुनाव है। ऐसे में राज्य में हलचल तेज हो गई है और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए तिकड़ा में लगा रही है, लेकिन उसका ये सपना पूरा होना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी के अपने ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, जिसका फायदा अब कांग्रेस उठाने की कोशिश कर रही है। दरअसल लंबे समय से राज्य की पूर्व सीएम उमा भारती शिवराज सरकार को घेरती नजर आ रही है और उनके फैसलों की निंदा कर रही है, जिसको देखते हुए अटकलें लग रही है कि वो सीएम
सीएम पद की उम्मीदवार बनना चाहती हैं, लेकिन बीजेपी से उन्हें खास तवज्जो नहीं मिल रही है, जिसके चलते उनकी नाराजगी बढ़ रही है। अब कांग्रेस उनकी इसी नाराजगी का फायदा उठाने में लग गई है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने उमा भारती को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया है। कमलनाथ ने कहा कि मैं तो उन्हें यात्रा में आमंत्रित करता हूं, न्योता देता हूं कि उमा भारती भी यात्रा में आए। अब कमलनाथ का ये आमंत्रण कई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका ये बयान तब आया है जब उमा भारती नीतीश की तारीफ करने को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। दरअसल उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार ने कम से कम अपने राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने का साहस तो दिखाया। बता दें कि उमा लंबे समय से बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग कर रही हैं, लेकिन शिवराज सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है और न ही बीजेपी आलाकमान इस मामले में कोई एक्शन ले रहा है। जबकि करीब 2 महीने पहले यानी जुलाई में उमा भारती ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर भाजपा शासित राज्य में शराब नीति पर उनके हस्तक्षेप की मांग की थी। ऐसे में उमा भारती की पार्टी के खिलाफ नाराजगी भी बढ़ गई है, जिसका फायदा कांग्रेस उठा सकती है। और बुलेटिन के आखिर में बात केसीआर के नए प्लान की। तेलंगाना में साल भर बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और राज्य के सीएम के चंद्रशेखर राव ने संकेत दे दिए हैं कि चुनावों के बाद अगर सत्ता एक बार फिर उनकी पार्टी को मिलती है तो भी वो राज्य के सीएम नहीं बनेंगे, क्योंकि अब केसीआर की निगाह किसी दूसरी कुर्सी पर जम गई है। तो क्या है केसीआर का प्लान, देखिए ये रिपोर्ट। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव बीते दिनों बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मिलने पटना पहुंचे थे, जहां उन्होंने साफ किया था कि उनका पहला टारगेट मोदी सरकार को दिल्ली की कुर्सी से हटाना है। पीएम कौन बनेगा ये बाद में मिल बैठकर तय कर लेंगे। लेकिन हैदराबाद पहुंचने के बाद अब केसीआर ने अपना प्लान बदल दिया है। उन्होंने सीधे पीएम पर दावा ठोकने के संकेत दे दिए हैं और इसके लिए उन्होंने अपना पहला कदम भी बढ़ा दिया है। केसीआर अब नई पार्टी का गठन करने की तैयारी में है और इस नई पार्टी का ऐलान विजयदशमी यानी दशहरा के मौके पर 5 अक्टूबर को करने वाले हैं। नई पार्टी का नाम भारत राष्ट्र समिति यानी BRS हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि नई पार्टी में तेलंगाना राष्ट्र समिति के विलय का प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है। इसे लेकर 2 सप्ताह के अंदर TRS राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जा सकती है, जिसमें नए संगठन में पार्टी के विलय पर फैसला लिया जा सकता है। वैसे इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि अगर कोई परेशानी नहीं आती है तो TRS का नाम ही बदलकर BRS कर दिया जाए। केसीआर के निशाने पर भले ही दिल्ली की कुर्सी आ गई हो, लेकिन वो राज्य के सीएम की कुर्सी भी छोड़ने को तैयार नहीं है। साल भर बाद होने वाले विधानसभा चुनाव तक वो ही राज्य के सीएम बने रहेंगे। चुनावों के बाद सत्ता मिलने पर वो सीएम पद अपने बेटे KTR को सौंप सकते हैं। केसीआर अब जल्दी ही अपनी पार्टी के विस्तार पर फोकस करने की तैयारी में है। इसके लिए वो कई छोटी पार्टियों के संपर्क में भी है। वैसे केसीआर के लिए राष्ट्रीय पार्टी बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि तेलंगाना के बाहर उनकी पार्टी का संगठन ही नहीं है। ऐसे में वो राष्ट्रीय पार्टी बनाते हैं तो विपक्षी मोर्चे को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।